शनिवार का दिन था। दोपहर में फांग बाई येंजिंग अस्पताल से लौटे तो उन्होंने देखा कि प्रिया, मूल नाम बाई ली मिंग्यू, आंगन के पश्चिम में अंगूर के लताओं के नीचे अकेली बैठी है और अपनी गोद में बिजली मिंग से बतिया रही है। उसके चेहरे पर उदासी थी। फांग बाई ने मुस्कुराते हुए प्रिया के पास जाकर पूछा, क्या हुआ प्रिया? क्या किसी ने तुम्हें तंग किया? मुझे बताओ, मैं उसे तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगा। प्रिया ने उदास होकर सिर हिलाया और कहा, फांग बाई, आज मेरा जन्मदिन है। पिताजी पास नहीं है और मुझे माँ की देखभाल के लिए घर पर ही रहना पड़ रहा है। मेरा 18वां जन्मदिन बहुत उबाऊ है। उसका हताश चेहरा देखकर फांग बाई ने तुरंत कहा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें मेरे सुपुर्द कर गए थे। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। चलो बाहर चलते हैं, भूत हाथ माँ की देखभाल करेंगे। प्रिया खुशी से उछल पड़ी। माँ की अनुमति मिलने पर दोनों दोपहर की तेज धूप में निकल पड़े। प्रिया ने अपनी सादगी के अनुसार मुफ्त की जगहों पर घूमकर और सस्ते मगर स्वादिष्ट स्नैक्स का आनंद लिया। शाम करीब 5 बजे वे एक पार्क में पहुंचे। फांग बाई ने देखा कि प्रिया की त्वचा धूप में भी तनिक नहीं झुलसती। उन्हें लगा कि उसका शरीर आम लोगों से अलग है। फांग बाई ने उसे अपने पास बुलाया और गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट पसंद है? प्रिया की आंखें चमक उठी। हाँ, पिताजी और माँ दोनों ने कहा था कि वे मुझे सिखाएंगे। फांग बाई ने कहा, अगर मैं तुम्हें उनके सिखाए से भी अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट सिखाऊं तो क्या तुम सीखोगी? प्रिया बहुत उत्साहित हुई। फांग बाई ने समझाया कि इसके लिए उसके पास आध्यात्मिक जड़, स्पिरिचुअल रूट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह उसकी जड़ की हड्डी, रूट बोन महसूस करके पता लगा सकते हैं। प्रिया थोड़ी घबराई, लेकिन फांग बाई ने आश्वस्त किया कि वह केवल उसकी दोनों बाहें ही छुएंगे। फांग बाई ने उसकी बाहें महसूस की और बुदबुदाए, ये तो जल आध्यात्मिक जड़ है। जल आग को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे गर्मी का डर नहीं है। बहुत अच्छा। उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रिया को बधाई दी। प्रिया, तुम्हारा शरीर साधना, खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। हालांकि फांग बाई ने तुरंत सिखाने से मना कर दिया। कहा कि वह पहले उसके पिताजी से बात करेंगे क्योंकि यह मार्शल आर्ट बहुत खास है और एक बार सीखने के बाद वह कोई और विद्या नहीं सीख पाएगी। प्रिया थोड़ी निराश हुई, लेकिन जल्द ही खुशी खुशी तितलियों का पीछा करने लगी। शाम को दोनों ने एक केक की दुकान में 18 मोमबत्तियों वाला केक काटा। प्रिया ने 3 इच्छाएं मांगी, जिनमें से 2 थीं, माँ का ठीक होना और माता पिता के साथ हर जन्मदिन मनाना। उसने तीसरी इच्छा बताने से साफ मना कर दिया, गायिका ये वुमेई का संगीत समारोह। रात होते होते वे येंजिंग स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास पहुंचे, जहां दसियों हजार लोग जमा थे। प्रिया ने एक विशाल पोस्टर देखकर चिल्लाया, ये वुमेई, आज रात 7 बजे उसका संगीत समारोह है। प्रिया ने फांग बाई को बताया कि ये वुमेई सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि एक मशहूर राष्ट्र की प्रियतमा है, जो गायन, नृत्य और अभिनय की ट्रिपल थ्रेट स्टार है। टिकट बहुत महंगे होने के बावजूद फांग बाई ने प्रिया को खुश करने के लिए 20,000 युआन में एक बूढ़े दंपति से 2 टिकट खरीद लिए, क्योंकि बाकी सब बिक चुके थे। रात 7:30 बजे समारोह शुरू हुआ। सफेद वस्त्रों में ये वुमेई मंच पर उतरी और अपनी हरी तलवार के साथ एक खूबसूरत तलवार नृत्य प्रस्तुत किया। फांग बाई ने प्रिया से फुसफुसा कर कहा, ये वुमेई भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। ये वुमेई की सुरीली आवाज ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाद में काले हॉट पैंट्स में उसने एक जबरदस्त डांस सॉन्ग पर परफॉर्म किया, जिससे पूरा स्टेडियम झूम उठा। रात 10:30 बजे समारोह समाप्त होने के बाद भी प्रिया ये वुमेई से ऑटोग्राफ लिए बिना जाने को तैयार नहीं थी। फांग बाई ने अपनी तेज सुनने की क्षमता से पता लगाया कि ये वुमेई पीछे के दरवाजे से जा चुकी है। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह पास की फूड स्ट्रीट पर रात का नाश्ता करने गई होगी। ऑटोग्राफ की तलाश। फांग बाई और प्रिया टैक्सी से फूड स्ट्रीट पहुंचे। अपनी अद्भुत सुनने की क्षमता का उपयोग करके फांग बाई ने उन्हें तुरंत एक मसालेदार नूडल हाउस में ट्रैक कर लिया, क्योंकि ये वुमेई को मसालेदार खाना पसंद था। नूडल हाउस के अंदर प्राइवेट रूम नंबर 7 के बाहर 2 पीले स्तर के मार्शल आर्टिस्ट, येलो लेवल मार्शल आर्टिस्ट बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। प्रिया ऑटोग्राफ के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, तभी ये वुमेई तेजी से प्राइवेट रूम से बाहर निकली और अपने असिस्टेंट के साथ पीछे के दरवाजे की ओर भागी। वह नहीं चाहती थी कि सार्वजनिक जगह पर उसकी पहचान उजागर हो। ये वुमेई को भागता देख प्रिया चिल्लाई, लेकिन बॉडीगार्ड ने उसे रोक लिया। ये वुमेई ने अपनी आंदोलन तकनीक का इस्तेमाल किया और झट से नूडल हाउस के पीछे से ओझल हो गई। फांग बाई ने प्रिया का हाथ पकड़ा और अपनी तकनीक का उपयोग करते हुए भीड़ से बाहर निकले। वे फूड स्ट्रीट के दक्षिण में एक अंधेरी गली में पहुंचे और कुछ ही पलों में ये वुमेई को रोक लिया, जो अभी भी घबराई हुई लग रही थी। प्रिया ने खुशी से कहा, ये वुमेई, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया। ये वुमेई ने मजबूरी में राहत की सांस ली और ऑटोग्राफ देने के लिए राजी हो गई। उसने जल्दी से पोस्टर पर अपने नाम के हस्ताक्षर किए। प्रिया ने तुरंत अपना फोन निकाला और फांग बाई से दोनों की एक साथ तस्वीरें खींचने को कहा। उसने ये वुमेई से अपना चश्मा उतारने को भी कहा। ये वुमेई ने अनिच्छा से उसकी बात मानी।
प्रिया ऑटोग्राफ वाले पोस्टर और तस्वीरों को पाकर बेहद उत्साहित थी। उसने बार बार ये वुमेई का धन्यवाद किया। ये वुमेई ने तुरंत वहां से विदा ली और अपने असिस्टेंट को कार लेकर बुलाने के लिए चली गई। ये सब हो जाने के बाद फांग बाई ने मुस्कुराते हुए प्रिया से पूछा, अब तो तुम खुश हो, अब हम घर चलें? चलो अब घर चलते हैं। फांग बाई, मैं सचमुच इस बार तुम्हारी एहसानमंद हूँ। अपना आभार व्यक्त करने के लिए मैं तुम्हारे लिए कल कुछ एक्स्ट्रा व्यंजन बनाऊंगी। प्रिया बाइली मिंग्यू ने अपना फोन रखा, पोस्टर लपेटा और प्यार से फांग बाई के दाहिने हाथ में अपनी बांह डालकर गली से बाहर मुख्य सड़क पर चलने लगी। प्रिया द्वारा उसके लिए खाना बनाने की बात सुनकर फांग बाई के माथे में तुरंत दर्द होने लगा। प्रिया का खाना पकाने का जुनून हाल ही में बढ़ा था, लेकिन उसके व्यंजन अभी भी बस खाने लायक मीडियोकर ही बन पाते थे। पहले फांग बाई उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे इसलिए खुद ही सब खा जाते थे, लेकिन जब से उन्होंने भूत हाथ को अपना शिष्य बनाया था, फांग बाई इस भयानक संकट से बच गए थे। जब भी फांग बाई को प्रिया का बनाया खाना खाने में दिक्कत होती थी, वह भूत हाथ को दावत करने देते थे। वह गुप्त रूप से भूत हाथ को निर्देश देते थे कि वह न केवल खाए बल्कि खुशी से खाए, खाने की लगातार तारीफ करे और खाने के बाद ऐसा अभिनय करे जैसे वह स्वादिष्ट स्वाद का आनंद ले रहा हो। अगर भूत हाथ शिकायत करता तो फांग बाई कड़क लहजे में कहते कि कठिनाई सहना ही श्रेष्ठ व्यक्ति बनने का मार्ग है। अगर वह ऐसे छोटे मोटे इम्तिहान बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वह मार्शल आर्ट की साधना कैसे करेगा? भूत हाथ खुद से सोचता, मार्शल आर्ट का साधना और खाने का क्या संबंध है? क्या अच्छा खाना साधना के लिए फायदेमंद नहीं है? हर बार फांग बाई के निर्देशानुसार भूत हाथ को नकली मुस्कान के साथ प्रिया का अधिकांश खाना खाना पड़ता था। वह मन ही मन शिकायत करता था, एक शिष्य का कोई मानवाधिकार नहीं है। ये वुमेई का अपहरण। करीब 10 मीटर चलने के बाद फांग बाई के कान खड़े हो गए। उन्हें लगभग 200 मीटर आगे गुस्से भरी चिल्लाहटें और नाजुक फटकार की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई लड़ाई हो रही है। नाजुक आवाजों से उन्हें लगा कि यह सुपरस्टार ये वुमेई की आवाज हो सकती है। हालांकि ये वुमेई की फटकार तुरंत रुक गई। क्या हुआ? फांग बाई के असामान्य भाव और माथे पर शिकन देखकर प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। फांग बाई जवाब देने ही वाले थे कि तभी एक काली वैन तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ी और आंखों से ओझल हो गई। उस काली वैन के अंदर से फांग बाई ने हल्की सी ये वुमेई की उपस्थिति और उसकी दिल की धड़कन महसूस की, साथ ही कम से कम 4 पीले स्तर के मार्शल आर्टिस्टों की उपस्थिति भी महसूस की। ये चारों मार्शल आर्टिस्ट महिलाएं थीं, 3 मध्यम पीले स्तर की और 1 उच्च पीले स्तर की। फांग बाई ने अनुमान लगाया कि ये वुमेई के साथ कुछ अनहोनी हुई होगी, पर चूंकि वह उनसे अपरिचित थे इसलिए उन्होंने किसी और के मामले में दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ नहीं, उन्होंने प्रिया से कहा। तांग वेनरू का बड़ा प्रस्ताव। जब वे आंगन वापस पहुंचे तो जियांग यूजेही प्रिया की मां आराम कर रही थी, जबकि भूत हाथ अभी भी जाग रहा था और उनका इंतजार कर रहा था। गुरुजी, अगर आप लोग इसी तरह प्रगति करते रहे तो क्या मुझे इन्हें गुरुमाता कहना पड़ेगा? प्रिया के अपने कमरे में जाने के बाद भूत हाथ ने मुस्कुराते हुए फांग बाई से फुसफुसा कर पूछा। फांग बाई ने झल्ला कर कहा, तुम्हारी मुस्कान कितनी शैतानी है। प्रिया अभी एक हाई स्कूल की छात्रा है। मेरे मन में उसके लिए कोई अनुचित विचार नहीं है। हाई स्कूल की छात्रा से क्या मतलब? उसने आज ही अपना 18वां जन्मदिन मनाया है। इस दुनिया में इसे बालिग माना जाता है। फांग बाई ने भूत हाथ के सिर पर थप्पड़ मारा और सख्त लहजे में कहा, वापस जाओ और साधना करो। अगर तुम्हारी प्रगति सही नहीं हुई तो मैं तुम्हें हर दिन प्रिया का खाना खाने की सजा दूंगा। डर के मारे भूत हाथ तुरंत चुप हो गया और आज्ञाकारी बनकर साधना करने चला गया। अगले दिन रविवार की सुबह फांग बाई और साधना से लौटे भूत हाथ पहाड़ों से वापस आ रहे थे कि तभी फांग बाई का फोन बज उठा। स्क्रीन पर तांग वेनरू का नाम देखकर उन्होंने तुरंत फोन उठाया। फांग बाई, क्या कुछ पैसा कमाना है? एक बड़ा व्यापारिक अवसर है। तांग वेनरू के पहले शब्दों ने तुरंत फांग बाई की रुचि बढ़ा दी। ऑफिसर तांग, क्या ये किसी वांछित अपराधी के लिए इनाम है? फोन पर साफ नहीं बता सकती। अगर तुम्हारे पास समय है तो एंजिंग पुलिस स्टेशन के मेजर क्राइम डिवीजन में आकर मुझसे मिलो। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगी। क्या आप रविवार को भी काम कर रही हैं? सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा एंजिंग पुलिस स्टेशन ओवरटाइम कर रहा है। एक बड़ा मामला हुआ है। ठीक है, मैं 9 बजे से पहले तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। फांग बाई जानते थे कि अगर तांग वेनरू इसे बड़ा व्यापारिक अवसर या बड़ा मामला कह रही हैं तो यह निश्चित रूप से सनसनी पैदा करने वाली घटना होगी। फांग बाई एंजिंग पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने देखा कि तांग वेनरू अभी अभी अपनी दोस्त डोनफांग रुषि को दरवाजे तक छोड़कर आ रही थी। फांग बाई ने डोनफांग रुषि का अभिवादन किया। तांग वेनरू ने फांग बाई से पूछा कि क्या वे रुषि को जानते हैं। फांग बाई ने बताया कि उन्होंने एक बार डोनफांग रुषि के दादा डोनफांग लीमिंग को बचाया था। तांग वेनरू ने कहा, यह अच्छी बात है। जब तक तुम डोनफांग परिवार और लू परिवार के साथ अपना संबंध अच्छा बनाए रखोगे, भविष्य में तुम्हें बहुत फायदा होगा।
फांग बाई मुस्कुराए। वह जानते थे कि तांग वेनरू का मतलब है कि बड़े परिवारों का समर्थन मिलने से उन्हें येंजिंग में रहने में आसानी होगी। फांग बाई के लिए यह बड़ा व्यापारिक अवसर क्या है और क्या इसका संबंध ये वुमेई के अपहरण से है। शनिवार का दिन था। दोपहर में फांग बाई येंजिंग अस्पताल से लौटे तो उन्होंने देखा कि प्रिया, मूल नाम बाइली मिंग्यू आंगन के पश्चिम में अंगूर के लताओं के नीचे उदास बैठी है और अपनी गोद में बिजली मिंग से बातें कर रही है। फांग बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ प्रिया, क्या किसी ने परेशान किया? मैं उसे पीटूंगा। प्रिया ने उदास होकर सिर हिलाया। फांग बाई, आज मेरा जन्मदिन है। पिताजी घर पर नहीं है और मैं माँ की देखभाल के लिए बाहर नहीं जा सकती। मेरा 18वां जन्मदिन बहुत उबाऊ है। फांग बाई ने तुरंत उसे बाहर चलने के लिए राजी कर लिया, ये कहते हुए कि उनके शिष्य भूत हाथ माँ की देखभाल करेंगे। पूरा दिन फांग बाई के साथ प्रिया ने सस्ते मगर स्वादिष्ट स्नैक्स का आनंद लिया और मुफ्त की जगहों पर घूमी। शाम को एक पार्क में फांग बाई ने प्रिया से पूछा कि क्या उसे मार्शल आर्ट पसंद है। प्रिया के हाँ कहने पर उन्होंने पूछा कि क्या वह उनसे कोई शक्तिशाली विद्या सीखना चाहेगी। फांग बाई ने समझाया कि इसके लिए उसके पास आध्यात्मिक जड़, स्पिरिचुअल रूट होनी चाहिए, जिसे वह उसकी बाहों की हड्डियों को महसूस करके पता लगा सकते हैं। जांच करने पर फांग बाई ने पाया कि प्रिया के पास जल आध्यात्मिक जड़, वाटर स्पिरिट रूट है, जो साधना के लिए बहुत उपयुक्त है। उन्होंने उसे बधाई दी पर कहा कि वह सिखाना शुरू करने से पहले उसके पिताजी की वापसी का इंतजार करेंगे। रात को दोनों ने केक काटा। प्रिया ने अपनी मां के ठीक होने और हर जन्मदिन पर माता पिता का साथ होने की इच्छा मांगी, पर अपनी तीसरी इच्छा बताने से इनकार कर दिया। गायिका ये वुमेई का अपहरण। शाम होते होते वे येंजिंग स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास पहुंचे, जहां सुपरस्टार ये वुमेई का संगीत समारोह हो रहा था। प्रिया, जो ये वुमेई की बहुत बड़ी प्रशंसक थी, टिकट बिक जाने पर उदास हो गई, लेकिन फांग बाई ने 11 लाख के इनाम के लालच में 20,000 युआन खर्च करके 2 टिकट खरीद लिए। समारोह के दौरान फांग बाई ने देखा कि ये वुमेई एक मार्शल आर्टिस्ट है। समारोह के बाद फांग बाई ने अपनी तेज सुनने की क्षमता का उपयोग करके ये वुमेई को पास की फूड स्ट्रीट पर एक मसालेदार नूडल हाउस में ट्रैक किया। प्राइवेट रूम के बाहर 2 पीले स्तर के मार्शल आर्टिस्ट बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। जब प्रिया ऑटोग्राफ के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तो ये वुमेई तेजी से पीछे के दरवाजे से भाग निकली। फांग बाई ने तुरंत प्रिया का हाथ पकड़ा और अपनी गति तकनीक का उपयोग करते हुए ये वुमेई को एक अंधेरी गली में रोक लिया। प्रिया की जिद पर ये वुमेई ने जल्दी से ऑटोग्राफ दिया और तस्वीरें खिंचवाईं और फिर भाग निकली। एक बड़े मामले में भागीदारी। घर लौटते समय फांग बाई ने दूर से गुस्से भरी चिल्लाहटें और एक काली वैन को तेजी से भागते हुए महसूस किया। उन्हें वैन के अंदर ये वुमेई और 4 महिला पीले स्तर के मार्शल आर्टिस्टों की उपस्थिति महसूस हुई, जिससे उन्हें शक हुआ कि ये वुमेई का अपहरण हो गया है। अगले दिन रविवार की सुबह फांग बाई को पुलिस ऑफिसर तांग वेनरू का फोन आया। तांग वेनरू ने बताया कि ये वुमेई गायब हो गई है और ये परिवार ने 10 लाख और पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है, कुल 11 लाख। फांग बाई, जो तांग वेनरू की मदद करना चाहते थे और प्रिया की उदासी दूर करना चाहते थे, जांच में शामिल होने के लिए राजी हो गए। जब फांग बाई वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि प्रिया रो रही है, क्योंकि वह खुद को ये वुमेई के अपहरण का जिम्मेदार मान रही थी। प्रिया ने फांग बाई से मिन्नत की, आप इतने शक्तिशाली हैं, क्या आप ये वुमेई को बचा सकते हैं? फांग बाई ने उसे सांत्वना दी और तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने अपने शिष्य भूत हाथ को घर पर रुकने का निर्देश दिया और अपनी जासूसी में मदद के लिए बिजली मिंग को साथ लिया। फांग बाई जानते थे कि बिजली मिंग की इंद्रियां किसी भी पुलिस कुत्ते से कहीं ज्यादा तेज हैं। अपहरणकर्ताओं का पीछा। फांग बाई और बिजली मिंग ने फूड स्ट्रीट पर जाकर ये वुमेई की गंध को ट्रैक किया। गंध का पीछा करते हुए वे शहर के बाहरी इलाके में एक जली हुई काली वैन के पास पहुंचे, जो अपहरणकर्ताओं द्वारा सुराग मिटाने के लिए जलाई गई थी। बिजली मिंग की मदद से वे उत्तर की ओर मुड़े और कई मील तेजी से तय करने के बाद काली नदी के किनारे पहुंचे। बिजली मिंग ने बताया कि गंध नदी के साथ साथ पूर्व दिशा की ओर जा रही है। फांग बाई ने बिना देर किए अपनी गति तकनीक का प्रदर्शन किया और पूरी ताकत से नदी के किनारे पूर्व दिशा में दौड़ पड़े। उनके पास पर्याप्त अमृत और सार पत्थर थे, जिससे वह बिना रुके अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकते थे। सैकड़ों मील दूर ये वुमेई को बचाने के लिए उनका पीछा जारी था। क्या फांग बाई और बिजली मिंग ये वुमेई को समय पर बचा पाएंगे और अपहरणकर्ताओं का असली मकसद क्या है? नया जीवन पाने के बाद फांग बाई पहली बार समुद्र के किनारे खड़े थे। समुद्री हवा उनके चेहरे को छू रही थी और उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। इसका कारण था कि समुद्री हवा में उन्हें क्षीणसार ऊर्जा एसेंस एनर्जी महसूस हुई। यह ऊर्जा उतनी सघन नहीं थी जितनी अंतर्देशीय पहाड़ों में होती है, लेकिन इसका निरंतर और अटूट होना इसका लाभ था। फांग बाई ने मन ही मन सोचा कि भविष्य में वह समुद्र के किनारे एक विला खरीद कर बस जाएंगे, एक सार एकत्रण व्यू गैदरिंग एसेंस अरे स्थापित करेंगे और रोज सुबह शाम समुद्र की ओर मुंह करके साधना करेंगे।
बिजली मिंक लाइटनिंग मिंक ने भी सौर ऊर्जा को महसूस किया और उत्तेजना में चीखने लगा। इस काम के खत्म होने के बाद हमें एक अच्छा इनाम मिलेगा और फिर हम और पैसा कमाने के तरीके खोजेंगे। उसके बाद हम समुद्र के किनारे एक बड़ा विला खरीदेंगे। क्या विचार है? फांग बाई ने बिजली मिंक के छोटे से सिर को थपथपाते हुए पूछा। बिजली मिंक ने खुशी से सहमति जताई और अपना अगला पंजा उठाकर विशाल समुद्र की ओर इशारा करते हुए कई बार चीखा। तुम्हारा मतलब है ये वुमेई को समुद्र में ले जाया गया है? फांग बाई ने पूछा। बिजली मिंक ने कई बार चीखकर पुष्टि की कि ये वुमेई की गंध अभी भी मजबूत है और वह ज्यादा देर तक समुद्र में नहीं रही है। फांग बाई ने लहरों को देखकर थोड़ी हिचकिचाहट महसूस की। जमीन पर वह किसी भी खतरे से निपट सकते थे, लेकिन समुद्र में ये बहुत मुश्किल था। बिजली मिंक ने उपहास भरी मुस्कान के साथ अपने दांत दिखाए, जिसका अर्थ था कि वह पैदाइशी तैराकी विशेषज्ञ है। ठीक है, जब तुम्हें डर नहीं है तो चलो पीछा करते हैं। नौकायन द्वारा द्वीप तक पहुंचना। तैरकर जाना असंभव था, इसलिए उन्हें एक नाव की जरूरत थी। फांग बाई पास के एक यार्ड किराए की दुकान पर गए। उन्हें पता था कि वह अपनी याददाश्त के दम पर यार्ड चलाना सीख सकते हैं। अपनी पहचान दर्ज कराने और एक दिन का किराया देने के बाद फांग बाई ने तेज और बेहतर उपकरणों वाला एक महंगा यार्ड किराए पर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने यार्ड चलाने की मूल बातें सीख लीं। छोटे मिंक, हम चले। फांग बाई और बिजली मिंक ने यार्ड पर सवार होकर बिजली मिंक द्वारा बताई गई दिशा में पूरी गति से दक्षिण पूर्व की ओर रवाना हुए। करीब 2 घंटे बाद आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया। बिजली मिंक उत्साहित होकर सामने बाईं ओर इशारा करने लगा, जहां कुछ समुद्री मील दूर एक द्वीप खड़ा था। फांग बाई ने यार्ड की गति धीमी की और द्वीप के पास पहुंचे। द्वीप के दक्षिण की तरफ एक घाट पर रोशनी थी और चौकीदार दिखाई दे रहे थे। सीधी टक्कर से खतरा हो सकता था, इसलिए फांग बाई ने चुपके से उत्तरी तरफ से उतरने का फैसला किया। उन्होंने यार्ड को किनारे से कुछ समुद्री मील दूर लंगर डाला और बिजली मिंक के साथ समुद्र में कूद गए। समुद्र में आते ही बिजली मिंक अपने प्राकृतिक निवास में था और एक झटके में 10 मीटर से अधिक की दूरी तय कर गया। फांग बाई ने भी अपनी ड्रैगन गगन में उड़ रहा है ड्रैगन सोरिंग टू द हेवेंस गति तकनीक का उपयोग किया और तेजी से तैरकर बिजली मिंक से कतई कमतर नहीं साबित हुए। अपहरणकर्ताओं के ठिकाने की घुसपैठ। जल्दी ही आदमी और नेवला द्वीप पर उतर गए। उत्तरी तरफ की चट्टानों पर चढ़कर वे एक घने जंगल से गुजरे, जहां उन्हें सामने घरों की एक पंक्ति दिखाई दी। वे खरपतवार के एक झोंपड़ी में छिप गए। अंदर की घरों में रोशनी थी और युवा महिलाओं के हंसने की आवाजें आ रही थीं, जिसके बीच गुस्से में फटकार लगाने की एक स्पष्ट घंटी जैसी आवाज भी थी। फांग बाई ने तुरंत पहचान लिया कि यह गुस्से भरी फटकार ये वुमेई की थी। उनकी धड़कन, नाड़ी और सांस लेने की दर सामान्य थी, जिसका मतलब था कि वह अक्षत हैं। घर के बाहर 4 महिलाएं पहरा दे रही थीं, जो सभी मध्यम पीले स्तर की मार्शल आर्टिस्ट थीं। ये चारों महिलाएं सुंदर थीं और उन्होंने काले रंग के तंग टॉप और पैंट पहने हुए थे। फांग बाई ने तुरंत अंदर और बाहर की 8 महिलाओं को उन 4 महिलाओं के रूप में पहचाना जिन्होंने पिछली रात ये वुमेई का अपहरण किया था। अपहरण का कारण फिरौती और प्रतिशोध। घर के अंदर हंसी मजाक के बाद एक महिला ने ये वुमेई से कहा, ये वुमेई, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम सहयोग करोगी हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये वुमेई ने निडर होकर पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उस महिला ने उपहास करते हुए कहा, हमारे लोगों ने ये परिवार को संदेश भेज दिया है। अगर ये परिवार 3 दिनों के भीतर हमारे बताए खाते में $1 अरब अमेरिकी डॉलर हस्तांतरित कर देता है। ये वुमेई ने गुस्से से बात काट दी, $1 अरब अमेरिकी डॉलर। तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है, तुम इससे दम तोड़ दोगी। ये परिवार तुम्हारी बेतुकी मांगे कभी नहीं मानेगा। अपहरणकर्ता महिला ने हंसते हुए कहा कि ये परिवार अमीर है और ये वुमेई के पिता ये शिंग ये परिवार के मुखिया अपनी इकलौती बेटी के लिए फिरौती जरूर देंगे। उसने धमकी दी कि अगर फिरौती नहीं दी गई तो वे बंधक को मारने में संकोच नहीं करेंगे। इसके अलावा उसने ये भी खुलासा किया कि अपहरण केवल पैसे के लिए नहीं था। पैसों के अलावा ये शिंग को पूरे हुआशिया मीडिया के सामने सुश्री लिंगहू से सार्वजनिक रूप से घुटने टेक कर माफी भी मांगनी होगी, तभी हम तुम्हें जाने देंगे। ये वुमेई ने भ्रमित होकर पूछा, सुश्री लिंगहू कौन है? मेरे पिताजी उन्हें नहीं जानते होंगे। अपहरणकर्ता महिला ने उपहास किया, तुम गलत हो, तुम्हारे पिताजी न केवल सुश्री लिंगहू को जानते हैं बल्कि वह उनसे बहुत परिचित हैं। उसने ये शिंग को अविश्वासी और अमानवीय, एक जानवर से भी बुरा कहा। फांग बाई समझ गए कि अपहरण सिर्फ फिरौती के लिए नहीं था, बल्कि इसमें ये वुमेई के पिता ये शिंग और सुश्री लिंगहू के बीच की पुरानी दुश्मनी शामिल थी, जिसने प्यार को नफरत में बदल दिया था। ये वुमेई को बचाने की योजना। फांग बाई को दूसरों के प्रतिशोध में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें सिर्फ ये वुमेई को बचाकर तांग वेनरू को सौंपना था, जिससे उन्हें इनाम और तांग वेनरू पर एक बड़ा एहसान दोनों मिल सकें। 8 महिला अपहरणकर्ताओं को चकमा देने के लिए फांग बाई को पहले बाहर की 4 गार्डों को बिना अंदर वालों को सचेत किए हटाना था। फांग बाई के दिमाग में एक विचार आया,
उन्होंने बिजली मिंग को थपथपाया और कुछ हाथ के इशारे किए। बिजली मिंग ने फांग बाई का इरादा समझा और तुरंत उनके कंधे से घर की ओर दौड़ गया। वह इतना छोटा और तेज था कि बाहर पहरा दे रही 4 महिला मार्शल आर्टिस्ट उसे बस एक सफेद चमक के रूप में ही देख पाईं। बिजली मिंग की प्यारी शक्ल ने तुरंत गार्डों का ध्यान खींच लिया। उनमें से एक महिला उसे पकड़कर पालतू जानवर बनाना चाहती थी और उसने दरवाजा बंद करके बिजली मिंग पर झपट्टा मारा। हालांकि पीले स्तर की मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद वह उस छोटे से नेवले को छू भी नहीं पाए। हार मानकर उसने बाकी तीनों गार्डों को मदद के लिए बुलाया। चारों महिलाओं ने मिलकर बिजली मिंग को घेर लिया। जैसे ही उनमें से एक महिला ने चील के पंजे बनाकर बिजली मिंग को पकड़ने की कोशिश की, जमीन पर स्थिर पड़े बिजली मिंग ने भी अपनी चाल चली। जैसे ही ये वुमेई ने जवाब दिया, सामने वाले याद से एक महिला की कठोर आवाज फिर से आई, उन्हें चेतावनी देने की जरूरत नहीं है। दुबो दो। उनके जवाब का इंतजार किए बिना सामने वाले याद से पोर्टेबल मिसाइल के कंधे पर रखा लॉन्चर चमक उठा। तैयार रहो, फांग बाई ने चिल्लाकर कहा। उन्होंने अपनी बाहों से ये वुमेई को कसकर पकड़ा और बिजली मिंग को अपने कंधे से कसकर चिपका लिया। एक जबरदस्त चीख के साथ मिसाइल यार्ड की तरफ तेजी से बढ़ी। मिसाइल के टकराने से बस एक पल पहले फांग बाई ने अपनी सत्य युआन ट्रू युआन शक्ति को केंद्रित किया और अचानक एक मछली की तरह गहरे पानी में गोता लगा लिया। धमाका। एक भयंकर विस्फोट की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। आग की एक विशाल गेंद हवा में उठी और फांग बाई का किराए का यार्ड टुकड़ों में फट गया। मलबे और धुएं का एक बड़ा बादल समुद्र पर छा गया। मिसाइल के वार और विस्फोट के सदमे से पानी के नीचे भी भयानक कंपन हुआ। फांग बाई ने तुरंत अपनी सत्य युआन को ये वुमेई और खुद के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए सक्रिय कर दिया, जिससे वे सदमे की लहर और मलबे से बचे रहे। ऊपर तैर रहे अपहरणकर्ताओं को लगा कि वे सफल हो गए हैं। उनकी 4 याटें तेजी से मलबे की ओर बढ़ीं। मलबे की जांच करो, हमें ये वुमेई का शव चाहिए ताकि ये शिंग को दिखाया जा सके। सामने वाले याद से वही महिला चिल्लाए। ये देखकर कि पीछा करने वाले उनके मृत होने का विश्वास कर चुके हैं, फांग बाई ने राहत की सांस ली। वह अपनी गहन सांस को नियंत्रित करने की तकनीक का उपयोग करते हुए चुपचाप ये वुमेई को पानी के नीचे खींचते रहे। काफी देर तक तैरने के बाद फांग बाई को लगा कि वे अपहरणकर्ताओं से पर्याप्त दूर आ चुके हैं। उन्होंने धीरे से पानी की सतह की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। सुरक्षित तट पर वापसी। ये वुमेई पानी के अंदर जितना हो सकता था उतनी देर तक अपनी सांस रोके रही, जैसा फांग बाई ने कहा था। जब वह पानी से बाहर निकली तो उसने पहले खुली हवा में गहरी सांस ली और फिर अपने चारों ओर देखा। उनके पीछे कोई याट या अपहरणकर्ता दिखाई नहीं दे रहे थे। हम बच गए, ये वुमेई अविश्वास में फुसफुसाए। फांग बाई हाँफ रहे थे। इतनी जबरदस्त गति से पानी के नीचे लंबी दूरी तक तैरना और साथ ही ये वुमेई की रक्षा करना उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। हाँ, लगता है उन्होंने मान लिया कि हम याट के साथ ही मारे गए, फांग बाई ने कहा। बिजली मिंग, जो सुरक्षित रूप से फांग बाई के कंधे से चिपका हुआ था, एक विजेता की तरह चीखा। फांग बाई ने किनारे की तरफ तैरना शुरू कर दिया। ये जानकर कि अब उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है, ये वुमेई ने फांग बाई की बांह पकड़ी और उनके साथ शांत समुद्र में तैरने लगी। कई घंटों की थका देने वाली यात्रा के बाद सुबह के धुंधलके में वे आखिरकार तट पर पहुंचे। जल्द ही फांग बाई ने तांग वेनरू को फोन किया। हालांकि समय को देखते हुए वह जानती थी कि वह अभी भी ड्यूटी पर होंगी। ऑफिसर तांग, मैंने ये वुमेई को बचा लिया है, मैं अभी तट पर हूँ, फांग बाई ने शांत स्वर में कहा। फोन के दूसरी तरफ क्षण भर के लिए चुप्पी छा गई और फिर तांग वेनरू की उत्तेजित आवाज आई, क्या तुम मजाक कर रहे हो? फांग बाई, तुम कहाँ हो? क्या तुम दोनों सुरक्षित हो? हम दोनों ठीक हैं, मैं तुम्हें जगह का विवरण भेज रहा हूँ। ये वुमेई को ये फैमिली को सौंपने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम पहले खुद ये वुमेई से बात करो। और हाँ, फांग बाई ने जानबूझकर जोर दिया, 11 लाख का इनाम मत भूलना। तांग वेनरू ने वादा किया कि वह जल्द ही पुलिस दल के साथ वहां पहुंच जाएंगी। ये वुमेई, जो अभी भी किनारे पर खड़ी थी, अपने कपड़ों और गीले बालों की परवाह न करते हुए राहत की गहरी सांस ली। वह मुड़ी और फांग बाई को देखा, जो अभी भी थके हुए लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। फांग बाई, ये वुमेई ने धीरे से कहा। इस बार उसके लहजे में कोई संदेह नहीं था, सिर्फ आभार था। कोई बात नहीं सुपरस्टार, अब तुम सुरक्षित हो, फांग बाई ने कहा। फांग बाई ने बिजली मिंग को प्यार से सहलाया। अंत में उन्होंने ये वुमेई को बचा लिया था, तांग वेनरू का एहसान चुका दिया था और सबसे महत्वपूर्ण 11 लाख का इनाम उनकी जेब में था।